अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन। आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। डीडीसी इलेक्शंस चल रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। डीडीसी का इलेक्शन का फेवर बहुत ज़्यादा है। बड़ी पार्टियों के साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की भरमार भी है। साथ इस वक्त मौजूद हैं डीडीसी चौकीबल से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एडवोकेट मीर इरशाद साहब। इनसे बात करेंगे डीडीसी इलेक्शन के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगा पहले क्या सोचकर आप डीडीसी इलेक्शन में आए, वो भी डीडी चौकीबल में। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी तहखाम पड़ती है। सही बात है। मसला ये है कि जब इन्होंने डिलिमिटेशन की, जब कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई, तो हमारी जो एरस्टवाइल स्टेट है, एरस्टवाइल असेंबली सेगमेंट है, तो उसमें 4 में से 3 को रिज़र्व किया गया लेडीज़ के लिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कम से कम वो प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए थी उसमें, ताकि यूथ उसमें इन्वॉल्व हो सके। लेकिन यूथ के लिए उन्होंने कहीं जगह ही नहीं छोड़ी। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि हम पिछले 70 साल से 3 चीज़ों पे अटके हैं: बिजली, पानी और सड़क। ये पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। बेसिक नेसेसिटीज़ हमारा फंडामेंटल राइट है। इसका और पॉलिटिक्स के साथ कोई वास्ता है नहीं। लेकिन हमारे सियासतदान ने क्या किया कि इसको पॉलिटिक्स के साथ मिलाया। अगर मिलाया भी, लेकिन पिछले 70 साल में ये 3 चीज़ें हमें कंप्लीट ही नहीं हो रही है। और तीसरी बात, काम करने के लिए, अगर आप काम करना चाहोगे तो उसके लिए आपको, मुझे नहीं लगता है कि बाउंड्रीज होनी चाहिए, रीजन्स होने चाहिए। काम हम कहीं भी कर सकते हैं अगर आपके दिल में वो। क्या सोचकर आप चौकीबल आ गए? क्योंकि काम कहीं पे भी कर सकते हैं। हालांकि तहखाम, आपको लग रहा है कि तहखाम थोड़ा सा डेवलप्ड है उनसे, वो अंडर डेवलप्ड है, इसीलिए आप आगे। ये बात भी सही है कि ये एक्चुअली फार फ्लंग एरिया है, तो उन पहाड़ी इलाका है, तो उतना उनको वो शेयर नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, क्योंकि हम हर जगह पे गए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। और ये सियाहती एतबार से, अगर टूरिज़्म के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये एक अच्छा खासी जगह थी जो उसको हम डेवलप कर सकते थे। जैसे हमारा भंगस है, हमारा ये सज्जाद गनी लोन आज आए थे करलपुरा, तो उन्होंने कहा कि जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पीएचडी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? मेरे लिए सज्जाद साहब, मेरे दिल में उनके लिए इज्जत है। लेकिन मुझे बताइए, अगर पीएचडी इंटैक्ट है ऊपर, उन्होंने एक अलायंस बनाई, ये अलायंस मुझे लगता है कि 10 साल या 15 साल पहले बनानी चाहिए थी। और उनके पास एक ऑफ़र भी आया था। अगर हम रशीद इंजीनियर की बात की करें, तो उन्हें एक ऑफ़र भी दिया था कि आ जाइए, हम इस झंडे को, इस फ्लैग डे मनाएंगे, ताकि जितना हमारे पास है उसको प्रोटेक्ट करें। लेकिन तब उनको ये कुर्सी की लालच थी, तो उसको साथ नहीं दिया। और जब लॉकडाउन हो गया या 370 जो एब्रोगेट किया गया, तो खुद मिनिस्टर थे, मुझे बोलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मिनिस्टर है, तो उन्होंने कौन सी बात की, उन्होंने कहाँ पे प्रोटेक्ट किया 370 को? लेकिन उन्हें अभी तक वो कुर्सी छोड़ी भी नहीं है, क्योंकि वो कुर्सी के बगैर मिनिस्टर पार्लियामेंट मेंबर है, लेकिन उन्हें अभी तक वो छोड़ा ही नहीं है। कुर्सी तो उनने अपने पास रखी है। उनको चाहिए था कि वो रिज़ाइन करें वहाँ से। जब वो बंद किए गए थे, तो यहाँ पे गुपकार पे वो 5 स्टार होटल्स में वो इंजॉय कर रहे थे सब फैसिलिटीज़। लेकिन रशीद इंजीनियर जो है, उसको तिहाड़ जेल लिया गया। और जब ये छोड़े गए, एक बात तो है, आप इंजीनियर को बहुत ज़्यादा मानते हो, मुझे लग रहा है आपकी बातों से। तो आप एआईपी की तरफ से क्यों नहीं लड़ रहे? मैं इंजीनियर, कहीं पे उसके साथ मेरा इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन एक बात है कि वो हक की बात करता था। लेकिन यहाँ पे जो हक की बात करेगा, मुझे लगता है लोग इसी के पीछे हैं। इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में है। अगर इन्होंने गुपकार अलायंस बनाई, वो भी एक पार्टी थी, कम से कम उस पार्टी को भी गुपकार अलायंस में रखना था। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं की। यहाँ पे अगर लद्दाख की बात की जाए, हिल डेवलपमेंट काउंसिल, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का पार्टनर है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ना था। अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना था, तो सज्जाद लोन साहब जो है, तो बीजेपी के टिकट पे वो मिनिस्टर बने, तो तब बीजेपी ठीक थी। लेकिन आज गलत है। मैं मान रहा हूँ बीजेपी गलत है, वो आप मान रहे हैं बीजेपी गलत कर रही है, जो भी कर रही है वो गलत कर रही है। लेकिन सज्जाद साहब ये बोले कि तब बीजेपी सही थी, लेकिन आज बीजेपी गलत है। क्योंकि आज हम इलेक्शन में आए, यूथ के लिए उन्होंने रखा ही क्या है? वो
मैं कल इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसने क्या कहा कि जो पार्टी में पिछले 70 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैंडेट तो उन्हीं को मिलेगा। आज हम बाहर से लोगों को कहाँ उठाएंगे, उनको मैंडेट देंगे। लेकिन आप तो खुद पॉलिटिकल जो स्पेस है वो श्रिंक कर रहे हैं। जब आप पॉलिटिकल तो मौका किसको कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम यूथ को मौका देंगे, जितना भी स्पेस होगा पीपल्स कॉन्फ्रेंस खासकर उनको मौका देगी। अभी अभी करलपुरा से बोल के गए। नहीं, मौका कहाँ पे दिया? आप रेड्डी चौकीबल की बात कीजिए ना, तो मौका कहाँ है? यहाँ गवर्नमेंट ने एक वो रिटायरमेंट की एज रखी है 60 इयर्स, तो लेकिन आप 70 साल के लोगों को मैंडेट दे रहे हो, तो यूथ को कहाँ वो अपना शेयर दे रहे हो? तो यूथ के पास आपके लिए कुछ है ही नहीं। तो अभी रेड्डी चौकीबल से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए, और वो आपको वोट क्यों देंगे? देखिए, मैं रेड्डी चौकीबल में हर जगह पे गया, यहाँ पे इतने वसाइल है। आप भिंडमन ले लीजिएगा, वहाँ पे आलू की वो पैदावार, पोटैटो की पैदावार इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको एक ब्रांड बना सकते हैं। वहाँ पे यूथ एडजस्ट हो सकते हैं। यहाँ हचमरक है हमारा एरिया, वहाँ पे टमाटर निकल। ब्रांड बनाओगे? वहाँ पर तो टावर भी नहीं चल रहा, वहाँ पर फोन अभी तक नहीं चल रहा। तो मैं यही बात तो कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन पे अभी तक 70 साल में कम से कम, चलो सिक्योरिटी रीजन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वो एसटीडीज वहाँ पे होनी चाहिए थी ताकि लोग आपस में कनेक्ट रहें। तो आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा इरशाद साहब, बहुत सारी बातें हो गई, तो आपका मुकाबला आपको किससे लग रहा है कि किससे मुकाबला? पीएजीडी से है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से है, या बीजेपी के जिला सदर शफी मीर से? किससे? मुझे नहीं लगता कि मेरा मुकाबला किसी के साथ है, क्योंकि मैं हर जगह गया, हर इलाके में गया, तो जो लोग हैं वो इस वक्त इन लोगों से तंग आ गए हैं। हर वोट मैं तो एक जगह पे गया, तो ये इलेक्शन जो है ये मैं भूल गया जब उसने अपनी वो हालत ज़ार बता दी कि लॉकडाउन में उसको 2.5 महीने तक किसी ने पूछा भी नहीं, सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ नहीं है। 3 लोगों के सरपंच के पास भी गए, वार्ड मेंबर्स के पास भी गए, लेकिन उनका ख्याल किसी ने नहीं किया। तो लोग इस वक्त समझदार है, उनको पता है वोट किसको करना है, और इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आपको बता दें आज एडवोकेट इरशाद मीर ने एक मंशूर भी जारी कर दिया है इलेक्शन के लिए। ये मंशूर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ये क्या है? देखिए, ये है कि हमें अभी तक जो भी लोग आए उन्होंने वादे किए, लेकिन वो फिर उसमें मुकर गए। रिटर्न में दे रहे हो इसको? जो भी आपने दिया ये रिटर्न में दे रहे हो आप? मैं जो आज बात कहूँगा और वही बात कहूँगा कि जो मैं कल कर सकता हूँ। यहाँ लोग आज जेबू में वो नौकरियां घूम के वो बोलते हैं, आधे बोलते हैं एसपीओ लगाएंगे, आधे बोलते हैं आर्मी में भर्ती करेंगे, आधे बोल रहे हैं पुलिस में भर्ती करेंगे, आधे बोलते हैं आईएवाई में। वो आईएवाई उनका बुनियादी हक है। किसी के पास अगर मकान नहीं है तो उसको मिलना चाहिए, तो उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं जो आज कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो डीडीसी के पावर्स के अंडर है, और इंशाल्लाह हम पूरी लगन के साथ इस पे काम करेंगे, और इंशाल्लाह इन कामों पे पूरा वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, ये प्रोग्राम देखने के लिए। ये थे एडवोकेट इरशाद मीर, डीडीसी इलेक्शन लड़ रहे हैं रेड्डी चौकीबल से, वहाँ जहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट्स, वहाँ पर टफ कंपटीशन होने वाला है। वहाँ पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ साथ अच्छे खासे सियासतदान इलेक्शन में है। तो अब देखना ये होगा, ये वक्त ही बताएगा कि कौन वहाँ पर इलेक्शन की सीट, जो डीडीसी की सीट है, वो उसको ले जाएंगे। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, कश्मीर क्राउन पर इतनी देर रहने के लिए।